and welcome everyone. So this is the second video of the computer series that we are doing और काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट आई थी कि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं कंप्यूटर के वो हिंदी में होंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। इसीलिए अब ये वीडियो जो है उसे मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करूँगी। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन आप देख लो। ये स्लाइड्स हैं, मैं इन्हें चेंज करती जाती हूँ। तो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो हमने डिस्कस किया था, कहाँ से आते हैं। फिर हिस्ट्री, थोड़े से फैक्ट्स थे कंप्यूटर से रिलेटेड कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। फिर कुछ फुल फॉर्म्स थे जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आने अपकमिंग वीडियोस में मैं इन फुल फॉर्म्स को यूज़ करूँगी। तो ये फुल फॉर्म्स हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो 1940 से 56 तक के जो पीरियड है उस बीच में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे एंड दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी सर्कुलेशन के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए। और द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज़ यूनिवैक एंड एनीवैक। सो कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जिसमें वो लोग पूछते हैं कि एनीवैक एंड एनीवैक आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट। सो 4-5 ऑप्शंस होते हैं, आपको उनमें से कुछ सिलेक्ट करना होता है। So this is the kind of questions that are asked in the NPTEL एग्जाम्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उन लोगों ने उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ करना शुरू कर दिए। जो डेवलपमेंट फर्दर हुआ उसमें वैक्यूम ट्यूब्स से हम लोग अब ट्रांजिस्टर्स पे शिफ्ट हो गए और इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सेकेंड जनरेशन के दौरान ही डेवलप हुई हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रान के बारे में हमने बात किया था। तो जो कोबोल और फोर्ट्रान है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब इनमें से दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और कौन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे अपकमिंग वीडियोस में। नाउ थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करने लगे थे। तो अब ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस किया गया था क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का जो मिनिचराइज्ड वर्जन मतलब छोटा वर्जन उसे सिलिकॉन चिप्स पे लगाकर मिनी कंडक्टर्स की तरह यूज़ किया गया था। और इस इस दौरान थर्ड जनरेशन के दौरान ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर पूरी एक मास ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गए थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया और इससे क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करने से थाउजेंड्स ऑफ आईसीज मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो बिल्ट हो गए थे सिंगल चिप्स पे। अगर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज एक सिंगल चिप पे बिल्ट हो जाएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर जैसी छोटी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं आज अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इन सब चीज़ों में। माइक्रो प्रोसेसर्स के एग्जांपल कैसे क्या हो गए, जैसे कि इंटेल होता है। तो इंटेल आप सभी के लैपटॉप्स में यूजुअली होता ही है, कोर 1, कोर 3, कोर 5 इस तरह से प्रोसेसर्स होते हैं। वो माइक्रो प्रोसेसर्स कैसे बने, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक साथ मिलाने के बाद माइक्रो प्रोसेसर्स बन गए और इसीलिए इफ़ेक्टिवली आज हम एक सिंगल कंप्यूटर से काफ़ी कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रेजेंट एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग इट एंड इट इज़ बियॉन्ड डेवलप होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अंडर द डेवलपमेंट and still there are some artificial intelligence device that are used today। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं जैसे कि वॉइस रिकग्निशन आजकल हो रहा है, बहुत ऑफन यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल से भी अगर आप अपने वॉइस रिकग्निशन से पासवर्ड लगा लेते हैं, एलेक्सा हो गया है,
तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी अभी इसमें डेवलपमेंट होगा। तो दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज as you can see, classification of computers. So classification of computers जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। उसको क्लासिफाई करने के लिए ये बेसिस है, बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। पहला बेसिस क्या है, बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। दूसरा बेसिस है साइज ऑफ द कंप्यूटर। सो हम कंप्यूटर्स को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। एक तो हम उसको बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के इस पे करेंगे। तो अब बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए कंप्यूटर्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। वैसे ही साइज ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे चार कंप्यूटर्स में क्लासीफाई किए गए हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। सो जो बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे तीन कंप्यूटर्स क्लासीफाई किए गए हैं वो है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें कंप्यूटिंग ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक्सेट्रा में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डिवीजन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब जो भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कंप्यूटिंग ऑपरेशंस का पार्ट होता है, दैट इज़ डन इन द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्सेल करते हैं सॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो गया कि आप किसी तरह का इनपुट किसी तरह का अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरह के कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनपुट में वैल्यू पुट करते हो 2 और साइमल्टेनियसली आपने वैल्यू चेंज कर दी 2.5 या 3 कर दी, तो जो आपका आउटपुट है, जो कि रिजल्ट है इस कंप्यूटर के द्वारा, वो भी चेंज होकर निकलेगा। और वो उस चीज़ को कैच करने की कैपेसिटी एनालॉग कंप्यूटर्स में बेटर होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स। So, used these analog computers are used for communication, measuring temperatures, broadcast, transmission. इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके हैं हो गए ऑटोमोबाइल, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। अब डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं दे आर यूज फॉर कैलकुलेशंस। यहाँ पर कंप्यूटिंग ऑपरेशंस था, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाली जो प्रोसेस थी वो एनालॉग कंप्यूटर द्वारा की जा रही थी। बट डिजिटल में डिफरेंस ये है कि कैलकुलेशन मतलब नंबर्स से, मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नंबर्स डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड यूज बाइनरी सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एज 0 and 1। सो यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। सो वो एक तरह से कंप्यूटर अपना डिजिटल कंप्यूटर, उसमें 0 and 1 के बेसिस पे ही सारी इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। अब यूज फॉर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंपेयर वैल्यूज, स्टोरिंग द रिजल्ट, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पे 0 and 1 का यूज़ किया था, तो इसीलिए मैं ये यूज़ किया था क्योंकि बाइनरी जो एक सिस्टम है उसे फॉलो करता है और बाइनरी सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल हो गए डिजिटल वॉच। डिजिटल से आप इसको डिजिटल वॉच को याद रख सकते हैं। ऑल्दो हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स तो है नहीं, हमें ये सब याद करना है कि किस तरह से हमें बेसिक चीज़ें याद हो जाए कि हाँ कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो दे आर टेस्टिंग आर जनरल नॉलेज, दे आर नॉट टेस्टिंग आर टेक्निकल नॉलेज। तो आप सिर्फ इसके यूजेस और एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गई हाइब्रिड। हाइब्रिड तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल एसटीडी पीसीओ का जो फ़ोन है उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपको कहाँ से मिला? एनालॉग कंप्यूटर्स वाले पार्ट से। और जो कम्युनिकेशन के बाद जो रेट और जो चार्जेस आ रहे हैं बात करने पर वो रुपीज़ में कैलकुलेट होकर आ रहे हैं, जो भी आपकी करेंसी की वैल्यू में कैलकुलेट होकर आ रहे हैं,
तो वो उसे कहाँ से, वो फीचर उसे कैसे मिला, वो फीचर यहाँ से मिला डिजिटल से, जो कि कैलकुलेशन कर कर के आपको दे रहा है इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंपेयर वैल्यूज़। ठीक है। और अब ईसीजी सिस्टम्स जो हॉस्पिटल में होते हैं वो तो हम सभी ने देखे हैं। ईसीजी जिसमें मशीन्स होती हैं, उसमें भी सारी डिजिटली वैल्यू आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाती है। सो वो जितनी भी वैल्यू ईसीजी सिस्टम में आती है वो इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं उसी के जो अंदर फीचर है उसी का रिफ्लेक्शन आता है ईसीजी सिस्टम्स में। प्लस कम्युनिकेशन किस तरह से, कम्युनिकेशन, मेजरिंग टेम्परेचर्स। तो मेजरिंग जो वाली पार्ट है, वो मेजरिंग वाला पार्ट एनालॉग का फीचर है और वो भी ईसीजी में आपको मिलता है। सो हाइब्रिड के एग्जांपल एसटीडी पीसीओ फ़ोन हो गए और ईसीजी सिस्टम्स हो गए। सो आप सिर्फ एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन इस तरह के चीज़ों में से आ सकते हैं। अब नेक्स्ट कमिंग अप, अब ये तो हो गया बेस्ड ऑन बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। अब जो कंप्यूटर्स है उनको साइज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। अब वो साइज़ वाइज इस तरीके से डिवाइडेड है। ये पिरामिड मैंने इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए और फटाफट दिमाग में वो चीज़ बैठ भी जाए। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे फास्टेस्ट वर्किंग कंप्यूटर होता है। ये एक सिंगल प्रोग्राम को सारी अपनी जितनी भी पावर है सिंगल प्रोग्राम को रन करने में लगा देता है, तो इसलिए ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है। और ये सब यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो और बहुत ज़्यादा स्पीड भी चाहिए होती है। इसलिए उस एक्यूरेसी को करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी लार्ज एंड एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, बट इसमें ये चीज़ रहती है कि हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स यूज़र्स को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने देता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस भी लिख रखा है कि बहुत की डिफरेंस ये है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो एक ही प्रोग्राम को रन करने में बहुत टाइम लगा देता है, वेयरएज़ मेन फ्रेम मतलब बहुत टाइम नहीं, बहुत कम टाइम लगाता है, कंज्यूम करता है, विच मीन्स पूरी एनर्जी एक प्रोग्राम पे लगा के उसको सबसे फास्टेस्ट और एफिशिएंट मैनर में यूज़ करता है। हाउएवर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकता है, बट वो एक किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बहुत फास्ट तरीके से नहीं करता है। बट उसके साथ ये एडवांटेज है कि वो बहुत सारे यूज़र्स को सपोर्ट करने देता है, मतलब वो बहुत सारे यूज़र्स उस पर एक साथ बैठ के यूज़ कर सकते हैं उस कंप्यूटर को। अब मिनी जो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में जो यूज़र्स हैं वो उसकी वैल्यू कम हो गई 4 टू, इसलिए पिरामिड में नीचे आते जा रहे हैं। जैसे जैसे यूज़र्स कम हो रहे हैं पिरामिड में नीचे आते जा रहे हैं। अब जैसे 4 to 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक मिड साइज्ड कंप्यूटर है, और ये लाई करता है मेन फ्रेम के बीच में और वर्क स्टेशंस के बीच में, क्योंकि वर्क स्टेशंस पे यूजुअली माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत लो कॉस्ट पे होते हैं और उसे सिंगल यूज़र यूज़ करता है, बट दे कैन बी यूज बाय मल्टीपल पीपल। बट एक टाइम पर यूज़ नहीं कर सकते, बट चेंज कर करके तो यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरा पीसी मेरी फ्रेंड भी यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कि दे आर पोर्टेबल, आप उनको लेकर कहीं भी जाकर यूज़ कर सकते हैं। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके एग्जांपल्स नोट डाउन आप कर सकते हैं कि पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, और स्मॉल फोन्स, cellular phones and netbook. These are examples of micro और personal computers. ये डिफरेंस मैंने आपको सुपर और मेन फ्रेम का जो बताया है उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी यूजफुल। कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो बहुत ही की डिफरेंस है और बहुत ही ईजीली याद भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इन द सीरीज़ वी विल बी डूइंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पार्ट्स
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी बुक में है उनमें से मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे यूज़ की नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की पर्सपेक्टिव के यूज़ से है। तो अब जो वीडियोस होंगी उसमें मैं टू द पॉइंट काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स और ये सब भी डिस्कस करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड और आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे।